नमस्कार, मैं भविष्य कुमार। तारीख आज 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की पहली खबर उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी की रिटायरमेंट जजों ने निंदा की है। अमित शाह ने सलबा युडुम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के फैसले पर कहा कि अगर ये फैसला न आता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 में ही खत्म हो जाता। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जिसे पूर्व जजों ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस जे चलमेश्वर समेत 18 रिटायर्ड जजों के समूह ने भी ये भी कहा कि उच्च राजनीतिक पदाधिकारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से जजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। अमित शाह ने पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर सलबा युडुम पर फैसला नहीं आता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक ही खत्म हो गया होता। अगली खबर देखिए, पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़ी जानकारी का नहीं होगा खुलासा। दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द किया सीआईसी का आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी की खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। सीआईसी ने 2016 में दायर एक आरटीआई याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के जज सचिन दत्ता के आदेश के अनुसार शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिग्री का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। पीएम मोदी के एकेडमिक रिकॉर्ड के खुलासा को लेकर ये कानूनी लड़ाई सालों से चल रही है। सूचना का अधिकार के तहत आवेदन दाखिल करने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने 1978 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की 21 दिसंबर 2016 को अनुमति दे दी। पीएम मोदी ने भी ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यूनिवर्सिटी ने तीसरे पक्ष से संबंधित जानकारी साझा न करने के नियमों का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। हालांकि मुख्य सूचना आयोग ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया और दिसंबर 2016 में डीयू को निरीक्षण की अनुमति देने का आदेश दिया। अगली खबर देखिए, पीएम मोदी ने आरएसएस से ही क्यों चुना उपराष्ट्रपति प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को। अमित शाह ने आरोपों पर दिया ये जवाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 25 अगस्त को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने का समर्थन किया। अमित शाह ने कहा कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि देश के अलग अलग हिस्सों से शीर्ष पदों पर लोग आए। अमित शाह ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम और उत्तर से आते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी दक्षिण भारत से होना स्वाभाविक है। एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी को चुनने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी गई थी। ऐसे में विपक्ष का आरोप था कि आखिर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े शख्स को उपराष्ट्रपति प्रत्याशी के लिए क्यों चुना। राधाकृष्णन के आरएसएस से जुड़े होने पर विपक्ष द्वारा उठाए सवालों के जवाब में अमित शाह ने कहा कि ये कोई नकारात्मक पहलू नहीं है। अगली खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ अब उन्हीं के खिलाफ असर दिखाने लगे हैं। आज 26 अगस्त से भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवाएं बंद करने का फैसला किया है। अब यूरोप के कई देश जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया ने भी ये कदम उठाते हुए अमेरिका जाने वाली डाक सेवाओं को निलंबित कर दिया है। इस रोक की मुख्य वजह ट्रंप प्रशासन का 30 जुलाई को जारी आदेश है, जिसके तहत अब तक $800 तक के सामान पर मिलने वाली टैरिफ छूट को खत्म कर दिया गया है। ये छूट 29 अगस्त से समाप्त हो जाएगी। ऐसे हालात में भारत के बाद यूरोप के देश भी अपने अपने स्तर पर अमेरिका के नए नियमों से निपटने की रणनीति अपना रहे हैं। डाक सामग्री स्वीकार या ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि यूरोप से अमेरिका में पहुंचने वाली फेंटेनाइल और अन्य अवैध दवाएं इसकी मुख्य वजह है। इसी के बाद यूरोप की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी DHL ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि डॉयचे पोस्ट और DHL पार्सल जर्मनी अब अमेरिकी गंतव्य के लिए व्यापारिक ग्राहकों से सामान वाले पार्सल और डाक सामग्री स्वीकार या ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी। DHL ने स्पष्ट किया कि ये निष्पत्ति तुरंत लागू हो गया है।
अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सीट बंटवारे पर बातचीत के अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार भाजपा और जनता दल के बीच लगभग सहमति बन गई है। सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि दोनों प्रमुख सहयोगी दल कुल 243 सीटों में से बराबर 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी या लोजपा को लगभग 20 सीटें मिलने की संभावना है। लोजपा की ओर से 40 सीटों की मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बाकी सीटें जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिलने की उम्मीद है। हालांकि अगर मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, जो वर्तमान में राजद कांग्रेस महागठबंधन के साथ गठबंधन में है, पाला बदल लेती है तो समीकरण बदल सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 115 और भाजपा ने 110 सीटें पर चुनाव लड़ा था। अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के खुलासा हुआ है कि इस बार 10,000 से ज्यादा महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये महिलाएं सितंबर में आने वाली 28वीं किस्त से 1250 रूपए का लाभ नहीं उठा पाएंगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना को 2 साल से कुछ ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन इन चंद महीनों में ही अब तक कुल 3.92 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटाए जा चुके हैं। यानी दिवाली की भाई दूज पर मिलने वाली बढ़ी हुई राशि 1500 रूपए का लाभ भी उन्हें नहीं मिलेगा। क्यों काटे जा रहे हैं नाम? सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग अलग वजह से लाखों बहनों को योजना से बाहर किया गया है। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु का होना सबसे बड़ा कारण है। केवल इसी वजह से अगस्त में 10,963 महिलाएं अपात्र घोषित की गयी। अगली बड़ी दुखद खबर आ रही है, यूपी के बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 34 पर अरनिया इलाके के घटाल गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। ट्रॉली सवार श्रद्धालुओं में से 8 की मौत हो गई और 45 लोग घायल हैं। मौके पर डीएम श्रुति और एसएसपी दिनेश कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के अरनिया थाना इलाके स्थित घटाल गाँव के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रॉली सवार श्रद्धालुओं इधर उधर जा गिरे। हादसे की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस वाहन, एम्बुलेंस और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैलाश अस्पताल में 29 लोग, मुनी सीएचसी में 18 और 10 को जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें कैलाश अस्पताल में चिकित्सकों ने 2 बच्चे समेत 6 लोग और मुनी सीएचसी में 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। अन्य लोगों का उपचार शुरू कर दिया गया है। अगली खबर देखिए, रूस ने रविवार को दावा किया कि यूक्रेन ने शनिवार रविवार की दरमियानी रात कई ड्रोन हमले किए, जिसकी वजह से उसके पश्चिमी कुर्क क्षेत्र में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता के 34 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था। रूस के अधिकारियों ने बताया कि शनिवार देर रात किए गए हमलों में कई ऊर्जा संयंत्रों का निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने सोशल मीडिया मंच टेलीग्राम पर बताया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई, जिसे तुरंत बुझा दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि उन्होंने बताया कि हमले में एक ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन विकिरण का स्तर सामान्य सीमा के भीतर रहा। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने कहा कि उसे मीडिया में आई उन खबरों की जानकारी है कि सैन्य कार्रवाई के कारण संयंत्र के एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, लेकिन वो इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका। यूक्रेन ने कथित हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। अगली खबर देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और ड्रीम 11 के बीच चला आ रहा जर्सी स्पॉन्सरशिप करार अब खत्म हो गया है। करीब 358 करोड़ रुपए की ये डील अचानक उस वक्त टूट गई जब केंद्र सरकार ने नया ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025 पास कर दिया। इस कानून के तहत रियल मनी गेमिंग कंपनियों के विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप पर रोक लगा दी गई है। नतीजा ये हुआ कि ड्रीम 11 को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी से अपना नाम हटाना पड़ा। क्या कहा बीसीसीआई ने? बीसीसीआई सचिव देवाशीष सेकिया ने साफ कहा कि अब बोर्ड भविष्य में किसी भी रियल मनी गेमिंग कंपनी के साथ करार नहीं करेगा। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद बीसीसीआई और ड्रीम 11 का रिश्ता खत्म हो रहा है। आगे हम ऐसी संस्थाओं से कोई समझौता नहीं करेंगे।
अगली खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि विपक्ष की तीखी आलोचना के बावजूद संविधान विधेयक 2025 पारित हो जाएगा। इस विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को स्वतः हटाने का प्रस्ताव है। यदि उन्हें 5 साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है, तब उन्हें मंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि इस बिल में असुरक्षा जैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार होने के बाद अब जमानत मिलने तक जेल से सरकार नहीं चलेगी। यदि कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो आप फिर से शपथ ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मामले में आरोप मुक्त होने पर पद बहाल हो जाएगा। विधेयक को विस्तृत जांच के लिए संसद के दोनों सदनों के 31 सदस्यों वाली युक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। ये समिति विधेयक की जांच करेगी और मतदान से पहले अपनी सिफारिशें देगी। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और जनता के विश्वास को बनाए रखना है। अगली खबर देखिए, कैशलेस पॉलिसी और बीमा कंपनी और अस्पतालों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। देश भर के 15,000 से अधिक अस्पतालों ने 2 बीमा कंपनियों की कैशलेस सुविधा 1 सितंबर से बंद करने का ऐलान किया है। इन कंपनियों में बजाज एलियांज और केयर हेल्थ शामिल है। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अस्पतालों का संगठन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया ने ये जानकारी दी। AHPI का कहना है कि संबंधित बीमा कंपनियों ने इलाज खर्च की दरों को बदला नहीं है, जबकि इलाज खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, भुगतान में कंपनियों द्वारा अनावश्यक देरी की जाती है और गैर जरूरी पेपर मांगे जाते हैं। इससे पॉलिसी से जुड़े भुगतान में तमाम दिक्कतें आ रही है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। AHPI के आह्वान पर देश भर के करीब 15,000 अस्पतालों ने 1 सितंबर से कैशलेस इलाज देने का इनकार किया है। उधर AHPI ने केयर हेल्थ को भी नोटिस जारी किया गया है कि वो मरीजों के कैशलेस बिल भुगतान से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करें। अगली खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया अलायंस के उपराष्ट्रपति प्रार्थी सुदर्शन रेड्डी पर तीखा हमला किया। शाह ने आरोप लगाया कि रेड्डी ने सलबा जुडुम पहल को अस्वीकार किया और आदिवासी समुदायों के आत्मरक्षा अधिकार को छीन लिया, जिसे देश में नक्सलवाद 2 दशकों से अधिक समय तक बना रहा। उन्होंने कहा कि रेड्डी के चयन में वामपंथी विचारधारा एक मापदंड रहा होगा। सुदर्शन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का सामूहिक निर्णय था। सलबा जुडुम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2005 में माओवादियों से निपटने के लिए शुरू किया गया एक ग्रामीण आंदोलन था। सलबा जुडुम का अर्थ गौड़ भाषा में शांति यात्रा है। इसका उद्देश्य नक्सली हिंसा को रोककर राज्य में शांति स्थापित करना था। अगली खबर देखिए, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने राजनीति के गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया था। इस्तीफे के पीछे क्या वजह थी, इस पर तरह तरह की केस लगाए जा रहा था। अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर उठ रहे सवालों के मध्य अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने साफ कहा कि धनखड़ ने अपने कार्यकाल के अनुसार संवैधानिक भावे ईमानदारी से काम किया और अपना पद छोड़ने का फैसला पूरी तरह स्वास्थ्य कारण से जुड़ा है। शाह ने लोगों और विपक्षी दलों से अपील किया कि इस मुद्दे को बेवजह खींचने अथवा कोई नई कहानी गढ़ने की कोशिश न करे। उन्होंने कहा कि धनखड़ ने अपने कार्यकाल में संवैधानिक अनुसार बेहतरीन काम किया और अपना इस्तीफा स्वास्थ्य कारण से जुड़ा है। शाह ने अपील किया कि इस मुद्दों को बेवजह तूल न दिया जाए। अगली खबर देखिए, समाजवादी पार्टी से पूर्व दिनों निकाली गई विधायक पूजा पाल ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा कि यदि मेरी हत्या होती है तो अखिलेश यादव को दोषी होंगे। इसी को लेकर रविवार को अखिलेश यादव ने बहुत गंभीर सवाल उठाया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पूजा पाल को खतरे को लेकर सवाल उठाया तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये बहुत गंभीर सवाल है। कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसे जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो, ये कैसे संभव हो सकता है। अखिलेश ने कहा कि अब यदि बीजेपी वाले मार देंगे तो जेल हम चले जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी पूजा पाल को मोहरा बनाकर एसपी के विरोध में दुष्प्रचार करवा रहा है। वे जब तक एसपी में रही तब तक उनको जान का खतरा नहीं था। एसपी प्रधान ने कहा कि अब केंद्रीय गृह मंत्री को इस मामले की जांच करानी चाहिए। एसपी ने इसके लिए भारत सरकार को पत्र भी लिखा है। पता चले कि कौन से संगठन किसी की जान लेना चाहते हैं। जान के खतरे की सरकार जांच कराए।